जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। सुनाई दे रहा आप लोग को? समाजशास्त्र को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। समाजशास्त्र जो विज्ञान है, उसके आने के पीछे क्या पृष्ठभूमि रहा है? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। समाजशास्त्र अचानक तो नहीं आ गया बेटा, ठीक है? तो इसके उत्पत्ति के पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज के आने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। उसी तरह समाजशास्त्र का अगर उद्भव हुआ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, इसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपको कहानी के रूप में कोशिश करेंगे कि इसको समराइज करके और अच्छे से समझा दें। और मेरा कोशिश ये भी रहेगा कि एक ही लेक्चर में, आज के लेक्चर में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, संक्षेप में बताते हुए और आसानी से बताते हुए चले, ताकि आपको हर चीज, हर घटना समझ में आ जाए। वास्तविकता यह है कि अगर समाजशास्त्र के उद्भव पर लेक्चर देना शुरू करूं मैं, तो कम से कम 5 या 6 क्लास चला जाएगा। यानी एक-एक घंटे का अगर एक पीरियड हो तो 5-6 क्लास में अच्छे से समझा पाएंगे। अच्छे से मतलब कि डेप्थ में जाएंगे तो। लेकिन इतना समझा देंगे कि आपका काम आसानी से चल जाएगा। अब फिलहाल उतनी ही की जरूरत है हमें। हमें विद्वान तो बनना नहीं है। क्यों बेटा, विद्वान बनना है? हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें विद्वान नहीं बनना है भाई। हम विद्वान पागल बनना है क्या? हमें पागल नहीं बनना है। हमें प्रबुद्ध बनना, हमें ज्ञानी बनना है ना। हम बीए के स्टूडेंट हैं, आप सभी बीए के छात्र हो, तो हमें इतना चाहिए कि इतना रॉ मटेरियल मिल जाए कि आराम से कॉपी में छाप सके, बस उतना ही चाहिए। और कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हो जाएंगी। तो समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे कुछ पृष्ठभूमियां रही हैं, जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी सर्वविदित हैं, हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव यूरोपियन कंट्री में हुआ, यूरोप में हुआ, यूरोप कॉन्टिनेंट में हुआ है, यूरोप महाद्वीप में हुआ है। और यूरोप में कहां हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में हुआ, ठीक है। इसके पीछे, उद्भव के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम किए, बहुत सारे क्रांतियां, बहुत सारे आंदोलन और मूवमेंट्स का योगदान रहा है, बहुत सारे बौद्धिक वर्ग का योगदान रहा है, बौद्धिक दर्शन का योगदान रहा है। बिरस्टीड अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में, उनकी एक पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, लेकिन अगर इतिहास की बात करें उसके, तो वो अभी नया है। कहने का मतलब कि समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत पहले से होता आ रहा है। समाजशास्त्र का नहीं, समाज का और समाज के विभिन्न अंगों का अध्ययन तो बहुत पहले से होता आ रहा है। प्लेटो करते थे अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में, अरस्तु करते थे एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में अपनी किताब में, कहीं ना कहीं मनुस्मृति में भी देखने को मिल जाता है। इससे पहले भी है, बहुत सारे विद्वान हैं, मॉन्टेस्क्यू है, वॉल्टेयर है, रूसो है, लॉक है, हॉब्स हैं, ठीक है, वॉल्टेयर हैं, स्मिथ हैं। इन सभी के दर्शन में कहीं ना कहीं समाज के अध्ययन के, समाज के विभिन्न अंगों का पुट आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाजशास्त्र का उद्भव हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ऐसी आवश्यकता आ पड़ी होगी कि लोगों को लगा होगा कि समाजशास्त्र रूपी एक विज्ञान की आविष्कार जरूरी है। तो उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सा फैक्टर था जो समाजशास्त्र को उद्भव के लिए लोगों को, दार्शनिकों को, विद्वानों को प्रेरित किया? इसमें कुछ क्रांतियां थी जो प्रमुख है। पहला है वाणिज्यिक क्रांति, कमर्शियल मूवमेंट कह सकते हो। दूसरा है साइंटिफिक मूवमेंट, वैज्ञानिक क्रांति। इन दोनों का कार्यकाल जो रहा है, जो पीरियड रहा है, जो एरा रहा है, ध्यान रखना, जो पीरियड रहा है वो 1450 से लेके और 1800 ईस्वी तक रहा है। इस पीरियड में यूरोप में एक वाणिज्यिक क्रांति हुआ और एक वैज्ञानिक क्रांति हुआ। इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से, कैसे हुआ, क्या हुआ। बस ध्यान से कहानी सुनो। वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बौद्धिक वर्ग थे, ऐसे विद्वान थे जिनका प्रभाव भी पड़ा। साथ ही साथ दो क्रांतियां और हुई यूरोप में
जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जो 1760 में इंग्लैंड में हुआ था। 1760 में इंग्लैंड में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म को अर्नॉल्ड टाइनबी ने दिया था, ध्यान रखना, अर्नॉल्ड टाइनबी ना, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री उनकी पुस्तक है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, उसमें उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, टर्म को दिया था। उसके बाद एक और क्रांति हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस में एक और मूवमेंट हो रहा है जिसको किस नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। यह घटना कब हो रही है, 1789 में। ध्यान रखना, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट है, सारी घटनाएं हैं और सारा डेट है। जो वाणिज्यिक क्रांति है और वैज्ञानिक क्रांति है, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इस समय जो चेंजेस हुए यूरोप के समाज में, उसको हम कौन सा युग के नाम से जानते हैं, रेनेसा के नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण, रेनेसा इंग्लिश में कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर कोई पूछे कि रेनेसा क्या होता है तो बताना आप कि यूरोप में दो क्रांतियां हो रही हैं, एक वाणिज्यिक क्रांति, एक वैज्ञानिक क्रांति। उस पीरियड में समाज में जो भी बदलाव हो रहा है, अभी मैंने बताया नहीं क्या क्या बदलाव हुआ, जो भी बदलाव हो रहा है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप किताब में पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज करोगे। इतना समझ में आया कि नहीं? बस कहानी सुनो, उसके बाद फिर समराइज करूंगा मैं। दो और क्रांतियां हो रही हैं, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इन दोनों क्रांतियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट पीरियड, एनलाइटमेंट पीरियड। ठीक है, एनलाइटमेंट पीरियड, एनलाइटमेंट पीरियड कह तो रहे हैं, प्रबोधन काल, पीरियड 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 काल, प्रबोधन काल इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी दो काल थे, एक है पुनर्जागरण काल और दूसरा प्रबोधन काल। जो सुना रहे हो समझो, अभी भी नहीं समझे। वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति को दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल, रेनेसा, और औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रबोधन काल। कोई कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन बताइए? ये दोनों क्रांति इन्हीं के बीच में पीरियड काल के बीच। प्रबोधन का मतलब अलग होता है, पुनर्जागरण का मतलब अलग होता है। बताइए। प्रबोधन क्रांति थी तो पुनर्जागरण के बीच के पीरियड काल के बीच। हम जो कह रहे हो उतना समझो, बाद में हमसे क्रॉस क्वेश्चन करना, ठीक है, बाद में। इन दोनों के पीरियड को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। जब बौद्धिकता घुसती है, जब बुद्धि दर्शन आने लगता है, तो उसमें विचार की बात आने लगती है, तो उसे प्रबोधन घुसाया जाता है, उसमें प्रबोधन कहीं ना कहीं आता है। तो इतना पहले फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है, कि इस दोनों क्रांतियों को हम क्या कहते हैं, इस पीरियड को हम ऐसा जानते हैं कि पुनर्जागरण काल रहा, ठीक है, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं प्रबोधन काल रहा। वाणिज्यिक क्रांति में क्या क्या बदलाव हुआ? उस समय स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, विदेशों में गए, तमाम खोज, तमाम देश की खोज, चाहे वास्को डी गामा की बात हो या कोलंबस की बात हो या अन्य की बात हो, सबने क्या किया, दूसरे देशों में गए, चाहे आधिपत्य के लिए गए, चाहे व्यापार के लिए गए, यानी कोई ना कोई कारण लेकर दूसरे देश में गए और वहां पे अपना क्या किया, एक एम्पायर खड़ा किया, उपनिवेश किया, कॉलोनी स्थापित की। इसका मतलब जब कॉलोनी स्थापित की तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों में परिवर्तन होगा, यानी समाज के क्षेत्र में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ, यानी सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक चीजों में क्या हुआ, कोई ना कोई बदलाव आया। अगर इंग्लैंड के लोग यहां उपनिवेश किए या अमेरिका में किए या अफ्रीका पे राज किए तो जाहिर सी बात वहां के कल्चर का असर तो पड़ेगा, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुआ। वैज्ञानिक क्रांति, चूंकि उस समय यूरोप में कौन सी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, ध्यान रखना, धर्म का बोलबाला था, धर्म के आगे हम कुछ नहीं समझते थे, हर चीज के पीछे कौन सा कारण था, धर्म को लाया जाता था। उस समय यूरोप में समाज को 3 स्टेट में बांट दिया गया था, 3 स्टेट था। तो वैज्ञानिक क्रांति में क्या हो रहा है,
कि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी जो परंपरागत चीजें थीं, जो पौराणिक विचार थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगी, शिथिलता आने लगी। जो रूढ़िगत विचार थे, उसका इंपैक्ट कम होने लगा। जैसे ही कैपलर आए, न्यूटन आए, गैलीलियो आए, कैपलर से पहले एक सिद्धांत था कि पृथ्वी का सूर्य चक्कर लगाता है। देखो कैसा मूवमेंट आया, कैसी क्रांति आई। पहले हर चीज के पीछे लोग धर्म को जोड़ देते थे, धर्म को आस्था के विषय बनाकर उसको आगे बढ़ते थे। लेकिन कैपलर की विचारधारा देखिए कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उन्होंने कहा कि हमसे पहले के लोगों ने कहा कि जो पृथ्वी है वो स्थिर रहती है और सूर्य क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन कैपलर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म की प्रधानता को उसने अस्वीकार किया और तार्किकता का आधार लिया, लॉजिक की बात किया उन्होंने, लॉजिकली उसने प्रूफ किया, तर्क के आधार पे, तर्क के कसौटी पे उसने हर चीज को रखा। ठीक है, और कहा कि ऐसा नहीं है, यह सिद्धांत गलत है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का। इसी को कहते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। इसी के कार्यकाल में बहुत सारे वॉल्टियर, न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो, हार्वे का जो सिद्धांत था, ब्लड सर्कुलेशन का सिद्धांत, ठीक है, उसी से में सिद्धांत आया। डार्विन का द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि व्यक्ति कैसे सर्वाइव करता है। स्पेंसर का सिद्धांत उसी समय आया कि जिस प्रकार एक जीव का सरल से जटिल की तरफ विकास होता है, एक जीव का, बायोलॉजिकल बीइंग का, वैसे ही समाज का भी सरल से जटिल की तरफ विकास होता है। यानी एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में देखने को मिला। ठीक है, ये दो घटना हुई जिसने समाज को क्या किया, समाज के लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। जो पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था में कहीं ना कहीं हलचल होने लगी कि अब क्या होगा। जो पादरी थे, जो बिशप थे, जो राजा थे, जितने धन्ना सेठ ऊपर के लोग बैठे थे, एलिट लोग, ये स्टेट लोग ऊपर के, पूंजीपति लोग, उनकी स्थिति खराब होने लगी। उसके बाद दो क्रांतियां और हो रही हैं। औद्योगिक क्रांति, यानी 1760 में इंग्लैंड में बड़े बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा। जो हाथों से उत्पादन होता था जिस चीज का, उसका स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। ध्यान रखना, मशीनों ने ले लिया। बैंकिंग प्रणाली आ गई, मुद्रा का आदान प्रदान कैसे होगा। जब फैक्ट्रियों का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है नगरों का निर्माण करना पड़ेगा, यानी नगरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा, श्रमिकों में वृद्धि होने लगी। श्रमिक जो मजदूर थे अकेलापन फील करने लगे, क्योंकि बहुत दूर से मजदूर आते थे, एक जगह से तो आएंगे नहीं, जिसके कारण समाज में क्या हुआ, दो वर्ग की उत्पत्ति होने लगी। एक जो मिल का मालिक था पूंजीपति, और दूसरा श्रमिक वर्ग। और दोनों के बीच धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर डिस्टेंस बढ़ता गया, यानी खाई उत्पन्न हुई, जहां पे क्लैश उत्पन्न होना शुरू हो गया। एक तरफ मजदूर अपने आप को अकेला समझने लगा, उसको कहीं ना कहीं फील होता था कि हमारा शोषण हो रहा है, और पूंजीपति तो अपना खुश था कि हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं भाई, उससे क्या मतलब मजदूरों से। यानी कहीं ना कहीं इस क्रांति ने भी समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया, लोगों को सोचने पे मजबूर किया, लोगों को संगठित होने पे मजबूर किया। यानी जो पौराणिक व्यवस्था थी, जो पुरानी व्यवस्था थी सामंतवादी समाज में, उसमें कहीं ना कहीं हलचल होने लगी, कोई परिवर्तन दिखने लगा, लोग परेशान होने लगे। और सबसे ज्यादा अगर समाजशास्त्र के उद्भव में कोई कारक है तो वह है फ्रांसीसी क्रांति। इसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। पूरे जो बौद्धिक वर्ग थे, पूरे जो उस समय के विद्वान थे, उनको यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अब फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण था भाई। ठीक, औद्योगिक क्रांति में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर किसी फोकस किया गया था तो किस पे, मैंने कल बताया था, कपास के उत्पादन पे और माइंस पे ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोडक्शन हुआ था कपास और माइंस, खनन। फ्रांसीसी क्रांति घटना सुनो, कोई कंफ्यूजन अभी तक,
स्टेप वाइज मैं चल रहा हूं, जो भी कंफ्यूजन होगा फिर हमसे क्लास के बाद पूछिए, यही खड़ा रहूंगा। फ्रांसीसी क्रांति, कपास 5। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हो रही है। उस समय समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक सबसे पहले पे कौन था? जो सरदार थे, जो पूंजीपति लोग थे, यानी जो जमींदार टाइप के लोग थे, वो थे। दूसरे नंबर पे आपके पादरी बिशप वगैरह आ जाते हैं, वो थे। और तीसरे नंबर पे कौन था? अन्य जनमानस। अन्य जनमानस था। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई पूंजीपति था तो वो कौन था? बीच वाला, सेकंड वाला, जो पादरी था, जो बिशप था। सबसे पैसा उसके पास ज्यादा था। और उस समय का एक कंसेप्ट था फ्रांस में कि जो अमीर लोग हैं वो युद्ध करें, लड़ाई करें, और जो पादरी हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो क्या करें? पूजा पाठ करें, ऐश करें, एंजॉय करें। ऐश करो बेटा, ऐश करते थे। और उन सब की सेवा कौन करता था? उन सबकी ये सब करने की व्यवस्था कौन करता था? अन्य जनमानस करता था। अन्य जनमानस करता था। और किसी भी क्रांति के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता है, वो बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे जुड़ता जाता है, बहुत सारी घटनाएं। और जब पूरा समाज परेशान हो जाता है, पूरे राज्य के लोग जब परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको अब लगता है कि अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो क्या करते? कोई ना कोई रिवॉल्यूशन या मूवमेंट लाते हैं। उस समय फ्रांस में जो चूंकि राजतंत्र की व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, राजा लोग हुआ करते थे, और चूंकि धर्म का बोलबाला था, पूरे समाज में धर्म हावी था। राजा को ऐसा कहा जाता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसको बनाया है। तो जाहिर सी बात है, आम जन के मानस में यह चीज घर कर चुका है कि राजा को तो ईश्वर भगवान ने भेजा, साक्षात भगवान ने भेजा बेटा। क्यों? भगवान ने भेजा तो उसकी अवहेलना कौन कर सकता है? उसकी बातों को कौन काट सकता है? पादरी और बिशप को भी उतना ही इज्जत मिलती थी। और ये दोनों लोग क्या करते थे? अन्य जनमानस का शोषण करते थे अपने फायदे के लिए। उस समय जो वंश था वो बोरबन राजवंश था। बोरबन राजवंश था। धीरे धीरे सही चलता रहा, लेकिन स्थिति कब से खराब हुई? लुई 14वें से। उस समय के शासक को लुई कहा जाता था। लुई 12वें, 13वें, 14वें ऐसे काउंट किया जाता था। तो लुई 14वें से स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। लुई 14वें में भी युद्ध हुआ, लुई 15वें में भी युद्ध हुआ, तब हम आपस में लड़ते रहे लोग। लुई 15वें ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरे बाद क्या आएगा? प्रलय आ जाएगा, क्योंकि स्थिति कोई संभाल नहीं पाएगा। लुई 16वें के आते आते, चूंकि लुई 16वां अनुभवहीन राजा था, ठीक है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता था, कोई एक्टिविटी नाम की कोई चीज थी नहीं उसके अंदर, स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जनता पर क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देते थे। टैक्स लगा देते थे। जनता चाहे भूखों मरे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और पेरिस में एक वर्षा महल था, उसमें वो लोग क्या करते थे? ऐश करते थे, ऐश करते थे, रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोइनो। उनके पत्नी का क्या नाम था? मैरी एंटोइनो। एक बार की घटना, ऐसा कहा जाता है कि जनता जब त्रस्त हो गई थी, फसल नष्ट हो गया था, अब भूखों मर रही थी, भूख से परेशान थी एकदम, तो वो उनके बग्घी के पीछे भागते गई, या यूं कभी कहीं किताब में लिखा है कि उनके महल में गई थी, जो भी समझ लो। ये घटना तो है वास्तविकता। तो जब गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ मदद करिए, रोटी नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि जब रोटी नहीं है तो जाओ केक से काम चलाओ। जब हमारे शासक ऐसे हों जो जनता की मनोदशा को, मनोभाव को न समझे, तो ऐसी राजतंत्र का क्या फायदा? लोग बहुत परेशान हुए, विक्षुब्ध हुए इन सब घटनाओं से, और लोगों ने क्या किया? मूवमेंट ला दिया। लोगों ने कहा कि अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, और सभी फ्रांस के लोग, सभी फ्रांस के जनमानस इकट्ठा हुए और राजतंत्र को पलट दिया, उठा के समाप्त कर दिया। समझ में आया? इसके पीछे एक फैक्टर और था कि उसी समय अमेरिकी क्रांति भी हुई थी। ध्यान रखना, अमेरिका और इंग्लैंड का युद्ध हो रहा था। क्रांति नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड का युद्ध हो रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का उपनिवेश था अमेरिका पर, और फ्रांस के
सैनिक जो थे वो वहां गए थे सहयोग करने, किसके? अमेरिका के। अमेरिका के पक्ष में गए थे, ब्रिटेन के विरोध में, ठीक है, फ्रांस से गए थे। तो वहां पे उन्होंने दो चीज और कंसेप्ट देखा, दो अवधारणा और देखी कि वहां पे इक्वालिटी नाम की चीज थी, वहां के लोगों में समानता नाम की चीज थी, और वहां पे स्वतंत्रता भी देखने को मिला लोगों में, अमेरिका के लोगों में। और ये चीज वहां के फ्रांस के जो सैनिक गए थे उनकी चीजों में, उनके दिमाग में ये चीज घर कर गई थी। ये दिमाग में बैठ गया था ये विचारधारा कि जब वहां पे समानता हो सकती है, वहां पे लोगों की स्वतंत्रता हो सकती है बोलने की, जीने की, ठीक है, घूमने की, तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकती है? और इन सभी बातों ने, इन सभी घटनाओं ने क्या किया? फ्रांस में क्रांति लाने पे लोगों को मजबूर कर दिया। और जैसे ही क्रांति आई, लोगों ने सब चीज का विरोध करने लगा, तो क्या हुआ? समाज की व्यवस्था बदल गई एकदम से। धर्म का बोलबाला समाप्त हो गया, तार्किकता आ गई, वैज्ञानिकता आ गई। बहुत सारे बौद्धिक वर्ग भी समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान दिए। जैसे मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इनकी एक रचना थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें कहते हैं कि जो तीन पालिका होती है ना, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन तीनों को सेंट्रलाइज होने की जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन करिए, इसका विकेंद्रीकरण करिए, एक साथ मत रखिए। इनका एक अपना विचारधारा थी, जिससे लोगों ने कहीं ना कहीं जनमानस को क्या किया? प्रभावित किया। लॉक ने क्या कहा कि जीवन, संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सबको है, हर जनता को है, और जो राजा उसको यह अधिकार न दिला पाए, वैसे राजा को रहने का कोई हक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी कहते हैं कि हर जनता को अपने मनपसंद राजा या लोकतंत्र लाने का अधिकार है। वॉल्टेयर धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं और अभिव्यक्ति की बात करते हैं अपनी विचारधारा में, अपने दर्शन में। यानी इस तरह कुछ बौद्धिक वर्ग भी हुए जिन्होंने क्या कहा? इस तरह की विचारधारा जनमानस में संप्रेषित किया, यानी जनता को अवेयर किया, जनता को बताया। इनकी कुछ रचनाएं थी, लोगों ने पढ़ा, जिससे क्या हुए? वो जागरूक हो गए। और फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप ही क्या हुआ? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना आ रही है। ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहां से आई? फ्रांस की क्रांति से आई है। इतना समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? उस समय के कुछ विचारक थे, जैसे सेंट साइमन, वो सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए थे। उनके मन में तमाम ये सारी चीजें चल रही थी कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं, सब समाज में इतना उथल पुथल हो रहा है, समाज में इतना बदलाव हो रहा है, जो पुरानी व्यवस्था थी वो बदल रही है, उसके बदलाव की मांग की जा रही है, लोग परेशान है एकदम से। इन सभी का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए कोई ना कोई विज्ञान का होना आवश्यक है, कोई ना कोई विज्ञान का होना आवश्यक है। इसीलिए ब्रेस्टिट की बात याद करो। देखो, अब विज्ञान की बात होने लगी यहां से कि समाजशास्त्र का अतीत जितना पुराना है, इतिहास उतना ही नया है। यहीं से शुरुआत हो रही है समाजशास्त्र की, ध्यान रखना। तो सेंट साइमन ने क्या कहा कि एक विज्ञान होना चाहिए समाज का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए, और उसका उन्होंने क्या नाम दिया? सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी नाम दिया, सोशल बायोलॉजी नाम दिया उसका। और उस समय जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसको सोशल इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा उस समाज को। दो कंसेप्ट है उनका, दो टर्म देते हैं, एक सोशल बायोलॉजी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान होना चाहिए। उनके मन के ऊपर शुरुआत कर दिया था उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, और उस विज्ञान का क्या नाम दिया? सोशल बायोलॉजी। ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे एक और विद्वान थे जिनका नाम था, पूरा नाम रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट, जिसको अगस्त कॉम्ट कहते हैं। रेसिडोर, नोट कर लो, रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट जिसको कहते हैं, अगस्त कॉम्टे, इनका पूरा नाम है रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट।
इनका जन्म 1798 में हो रहा है और मृत्यु 1857 में। ये फ्रांस की धरती पे पैदा हो जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और कुछ दिन बाद सेंट साइमन के शिष्य हो जा रहे हैं। और जैसे ही प्रबुद्ध हुए, जैसे ही सोचने की क्षमता आ गई, विचार करने की क्षमता आ गई, तो अगस्त सेंट साइमन क्या हो गए? अगर सेंट साइमन के ये क्या हो जा रहे हैं? सचिव, सेक्रेटरी हो जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन 1822 के बाद किन्हीं कारणों से इन दोनों लोगों के बीच क्या हो जा रहा है? कुछ विवाद हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। कांत, मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कांत, इन दोनों लोगों के बीच क्या हो जा रहा है? संबंध विच्छेद हो जा रहा है। अगस्त कॉम्ट के भी मन में ये बार बार दर्शन आ रहा है, बार बार विचार आ रहा है कि समाज में जो उतना उथल पुथल हुआ है, इसका जिस तरह नेचुरल साइंस में अध्ययन किया जाता है वैसे ही सोशल साइंस में अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके लिए एक आधुनिक शास्त्र की जरूरत है। और उस आधुनिक शास्त्र का उन्होंने क्या नाम दिया था? समाजशास्त्र। लेकिन उन्होंने कहा कि एक शास्त्र होना चाहिए जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से क्या किए? अध्ययन कर सके। इसमें वो कार्य करना शुरू कर दिए और एक शास्त्र का निर्माण किया और उसका नाम रखा था पहले सोशल फिजिक्स। लेकिन जैसे ही अपने शास्त्र का वो नाम रखने ही वाले थे, वैसे ही एक दिन पहले एक बेल्जियम का विद्वान थे एडोल्फ क्वेटलेट सरल सांख्यिकी के वर्णन के लिए उन्होंने इस टर्म को दे दिया सोशल फिजिक्स। ठीक, यानी यूं कह लीजिए कि इनके शब्द को उन्होंने चुरा लिया। अरे भारत बहुत बड़का चोर है, कंसेप्टवा चुरा लेते हैं, कंसेप्ट ले लेते हैं, चुरा लिया। अगस्त कॉम्ट मुस्कुराते हुए कहे कोई बात नहीं, अब ये मत कहना सर आप देखे थे क्या मुस्कुरा रहे थे, अरे बोलचाल की भाषा में। तो उसके बाद चूंकि अगस्त कॉम्ट दो भाषा पे कार्य कर रहे थे उस समय, एक लैटिन और दूसरा ग्रीक, जिसको कहते हैं लगे रहो इंडिया। लगे कंसेप्ट होता है लग ला से लैटिन, ग से ग्रीक। दो भाषा पे कार्य कर रहे थे, एक लैटिन और दूसरा ग्रीक। तो उन्होंने लैटिन से सोशियस को लिया और ग्रीक से लॉगस को लिया और दोनों को मर्ज किया एक में और सोशियोलॉजी टर्म दे दिया। और उन्होंने कहा कि समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध और साइंटिफिक अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होना चाहिए जिसका नाम क्या होगा? सोशियोलॉजी। और इस प्रकार समाज का अध्ययन करने के लिए एक आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ, उद्भव हुआ, जिसका क्या नाम दिया गया? सोशियोलॉजी। यानी 1838 में सोशियोलॉजी का उद्भव हो रहा है। इस शब्द को समाज का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होना चाहिए, इस शब्द को कब दिया? अगस्त कॉम्ट ने 1838 में। इसीलिए अगस्त कॉम्ट को क्या कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्ट को क्या कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मुझे लगता है कि जिन जिन चीजों पर मैंने चर्चा किया वो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। 4-5 क्लास को समराइज करके मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और जरा सा कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो भी कंफ्यूजन होगा आप दूसरे लेक्चर में आप पूछ लेना, लेकिन 2 सेकंड के रुकना आप लोग।